हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में प्रॉपरली, इंटरनल एनर्जी होता क्या है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, उसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द एटम और मॉलिक्यूल्स। जितनी एनर्जी अंदर प्रेजेंट है, इंटरनल, देखो इंटरनली जो प्रेजेंट है एनर्जी, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, पार्टिकल्स के अंदर की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी present in the atoms or molecules. The sum of all types of energy present in the atom or molecules. अंदर जो energy present है, ठीक है, it depends upon temperature. ये temperature पे dependent है. It depends upon temperature. अब बहुत जन यहाँ पे सोचते सर कैसे, क्या, कहाँ से, सब बताऊंगा बच्चे लोग, प्रॉपरली देखो, अच्छे से देखो, बराबर से कंसिस्टेंट रहो, बराबर से। नाउ व्हाट इज इट? सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एटम्स, और एटम्स के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? इंटरनल एनर्जी। अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे बोला करते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अभी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है सर इंटरनल एनर्जी, जरा बराबर से एक्सप्लेन करो। अब भी एक्सप्लेन करता हूं, ये देखो, चार ही लेता हूं। ये सॉलिड है, क्योंकि ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक होते हैं। जैसे ही तुम लोग इसे हीट करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज इन दिस मैनर, पार्टिकल्स ऐसे हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। सही है, थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं देख रहा हूं तो जैसे ही तूने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो सॉलिड के हर एक पार्टिकल के अंदर, जैसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, अंदर एक थोड़ी एनर्जी आ गई। देखो अंदर एनर्जी आ रही है, तो अंदर आ रही है मतलब कहां पे आ रही है? इंटरनली। अंदर है टेम्परेचर प्रोवाइड, अंदर हर एक में थोड़ा 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 एनर्जी आ गया, और वो कौन से फॉर्म में हो गया? लिक्विड, जिसकी वजह से वो मूव करने लग गया, मतलब मूव कर रहा है, मतलब उसमें एनर्जी है। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज इंटरनली प्रेजेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज इट? टेम्परेचर। सही है, अब यहां पे मेरे पास न्यू कंसेप्ट आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिसे हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट वन, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड nor be destroyed। एनर्जी हम लोग बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। it is converted
from one form to another form। ठीक है, एनर्जी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी पहले से ही प्रेजेंट है, इसका मतलब पहले से ही प्रेजेंट है तो अंदर प्रेजेंट है। अंदर प्रेजेंट है मतलब कौन सी एनर्जी हुई? इंटरनल एनर्जी। फिर से एक बार देखो, एनर्जी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, राइट ना। तो मतलब बनाया नहीं है तो पहले से ही प्रेजेंट है, और पहले से ही प्रेजेंट है मतलब अंदर प्रेजेंट है, और अंदर प्रेजेंट है मतलब इंटरनल एनर्जी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हम लोग ने डेल्टा यू के लिए निकालना है। इज इट राइट और नॉट बच्चे लोग? इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है एक से दूसरे फॉर्म में, डेल्टा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। सही है। सेकेंड, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स always remains constant। थर्ड, टोटल एनर्जी यूनिवर्स का कैसा रहेगा? कांस्टेंट। यूनिवर्स को दूसरा सिस्टम कौन सा बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल एनर्जी of isolated system। यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने लिया था टाइप्स ऑफ सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने एग्जांपल भी लिया था, यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके। फोर्थ, चौथा पॉइंट, when a certain amount of energy disappears from one part, similar amount of energy appears from another part। सीधी सी बात है ना बच्चे लोग। चौथा पॉइंट, एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी बढ़ रही है, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। मतलब when a certain amount of energy disappears from one part, similar amount of energy appears from another part। when a certain amount of energy disappears from one part, similar amount of energy appears from another part। ठीक है, ये चार पॉइंट्स हो गए। ओके, नाउ वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। obtain the expression for change in internal energy। और इसी को दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकते हो बच्चे लोग? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज मतलब कहां पे हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सही है कि नहीं बच्चे लोग? obtain the expression for first law of thermodynamics। okay, these are the two questions। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? कंसिडर अ सिलेंडर। सपोज एक सिलेंडर लिया, ओके, यहां पे लिखा कंसिडर अ सिलेंडर containing n
moles of ideal gas. n moles of ideal gas. एक सिलेंडर है जिसमें क्या है बच्चों, n moles of ideal gas. ओके, एक सिलेंडर है इसमें क्या है बच्चों, n moles of ideal gas fitted with a weightless, frictionless पिस्टन. ओके, एक पिस्टन लगाया है जो बहुत ही हल्का है और इजीली मूवेबल है. ठीक है, एक सिलेंडर है containing n moles of ideal gas fitted with a weightless frictionless piston. Let A is the area of cross section of gas. A is the area of cross section of gas. Initial internal energy is U1. स्टार्टिंग की इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1. It expands, sorry, it absorbs Q amount of heat. स्टार्टिंग की एनर्जी उसकी U1 है, उसने हीट एब्जॉर्ब किया Q. It absorbs Q amount of heat. Okay, it absorbs how much, Q amount of heat. अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस टू U2. सही है, अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी बढ़ गई. ओके, द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस टू U2. कहां तक इंक्रीज हुआ बेटा, U2 तक इंक्रीज हुआ हीट एब्जॉर्ब करने पर. लेकिन अगर थोड़ी भी एनर्जी बढ़ रही है मतलब वर्क हो रहा है, ड्यूरिंग दिस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, लाइक W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दिस इंक्रीज इन internal energy, let W is the amount of work done. जो वर्क हुआ है वो कितना है, W. तो मेरे पास अभी फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 है. Therefore, U2 is equal to स्टार्टिंग में कितनी थी, U1 प्लस उसने क्या लिया, हीट Q प्लस उसमें क्या हुआ, वर्क W. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एनर्जी कितनी हो चुकी है अभी, U2 थी कितनी, U1 ने क्या लिया, Q प्लस उसमें वर्क हुआ. राइट ना बच्चे लोग, Q लेने के साथ साथ वर्क हुआ. U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W. अब ये प्लस अगर मैं यहां पे लेता हूं तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W. सही है, ठीक है. तो U2 माइनस U1 को क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, दैट इज डेल्टा U. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी. देखो कितना आसानी से आ गया आंसर.
इट वॉज क्वाइट इजी, बहुत ही इजीली आ गया आंसर, राइट ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके बच्चे लोग, अब इसका नोट पार्ट भी मैं इसी के साथ खत्म करूंगा, इंटरनल एनर्जी का पूरा पार्ट। तो इसमें बच्चे लोग एक याद रखना, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, भूलना नहीं। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नोट पार्ट, तो नोट पार्ट में है क्या, ठीक है। तो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट वन। Now what is an isothermal process? Temperature remains constant, ठीक है। Temperature remains constant. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब अगर एक सॉलिड सब्सटेंस है और टेम्परेचर वैसे ही वैसे, तो सॉलिड का सॉलिड में ही रहेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज नहीं होगी। याद है ना, सॉलिड से लिक्विड अभी थोड़ी देर पहले लिया था, टेम्परेचर चेंज किया तो सॉलिड से लिक्विड हुआ, लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल सॉलिड में ही रहेगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, therefore u1 is equal to u2 because internal energy depends upon temperature. तो u2 minus u1 is equal to 0, delta u is equal to 0. तो delta u 0 हुआ तो q plus w is equal to 0. ठीक है, या फिर q is equal to minus w। ओके, ये तुम्हारा पहला कंसेप्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड, एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस किसे बोलते हैं? हीट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हीट रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब हीट अंदर भी नहीं आ रहा है और बाहर भी नहीं जा रहा है, जितना है उतना ही है। तो Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, मतलब 0 प्लस W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू W। देयरफॉर दिस इज द एक्सप्रेशन for adiabatic work। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? एडियाबैटिक वर्क के लिए एक्सप्रेशन है। थर्ड वन, तीसरा पॉइंट जाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। Now what is an isochoric process? Volume remains constant। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। सही है ना बच्चे लोग? तो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है? Q प्लस W, और W का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला है पहले ही, माइनस P डेल्टा V। पहले के लेक्चर अगर तुमने देखो तो वहां पे आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V कितना है? 0। तो 0 इंटू एनीथिंग, दिस वन बिकम 0,
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। बेस में v का मतलब होता है, क्यू के बेस में v का मतलब होता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब है डेल्टा यू को हीट कब बोलेंगे, जब तुम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे। डेल्टा यू को हीट बोला जा सकता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। हेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी is heat of reaction at constant volume. At which volume? Constant volume. Next one. Fourth one, isobaric process. What is an isobaric process? Pressure remains constant. प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सुनो फिर से एक बार, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? Q प्लस W। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। तो P सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट ना। तो पहले सी रेशियो तो सिर्फ P है, तो P चेंज ही नहीं हो रहा, P वैसे के वैसे, मतलब फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट वन मेरे पास है फॉर स्मॉल चेंज। अगर स्मॉल चेंज हो रहा है, ओके, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो डेल्टा यू की जगह पे आएगा डी यू। इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा चेंज हुआ तो हीट भी कितना एब्जॉर्ब होगा? थोड़ा सा, डी सो स्मॉल, डी क्यू। तो वर्क भी कितना होगा? थोड़ा सा, डी डब्ल्यू। ठीक है, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो वीडियो अगर समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।